नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का जनादेश 2024 के अंदर डीडी राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ मैं हूं मुजीब। लोकतंत्र के इस महाउत्सव के अंदर हम और आप मिलकर के लोकसभा चुनाव 2024 के उन विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे जो आपके और हमारे इस लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानने के लिए ज़रूरी है। आज के जनादेश 2024 में हम लोकसभा की राज्य की जिस सीट पर बात करने वाले हैं वो है भरतपुर, जो अपने आप में 8 विधानसभा सीटों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आइए हम ज़रा सा संक्षिप्त परिचय करवा दें राज्य की उन 8 विधानसभा सीटों को जो लोकसभा सीट के अंदर समाहित है भरतपुर की। कठुमर रमेश खींची भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से विजय होने में कामयाब हुए। इसके अलावा कामा है, नौक्षम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। नगर के अंदर जवाहर सिंह, डीग कुम्हेर की बात करें, शैलेश सिंह यहाँ पे विजेता रहे भारतीय जनता पार्टी के। भरतपुर से सुभाष गर्ग राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जीतने में कामयाब हुए। नदबई जगत सिंह भारतीय जनता पार्टी की एक और सीट। वैर बहादुर सिंह कोहली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जबकि बयाना रितु बानावत शिवसेना से उम्मीदवार अपनी विजय पताका फहरा गई। भरतपुर का ये लोकसभा क्षेत्र अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये मुख्यमंत्री भजनलाल का गृह क्षेत्र भी है, जहां पर उन्होंने अपनी जन्मभूमि के रूप में काम शुरू किया, संगठन की मजबूती दी। लेकिन इसके अलावा भरतपुर अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है। वो है एनसीआर के साथ इसका जुड़ाव। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती ज़िले के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है। अपने अंदर बहुत सांस्कृतिक और वैचारिक सांस्कृतिक प्रतिमाओं को अपने अंदर समेटे हुए। वो कौन सी और ख़ास बातें हैं जो भरतपुर की इस लोकसभा सीट को ख़ास बनाती हैं? और आइए जनादेश 2024 के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जनादेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट भरतपुर लोकसभा सीट के लिए। लोहागढ़ के नाम से विख्यात भरतपुर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान होने के बाद यहां भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर यहां की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर नजर डालें तो ये लोकसभा क्षेत्र काफी हद तक एनसीआर में आता है। इस सीट में भरतपुर के अलावा नवगठित डीग और अलवर जिले का कुछ हिस्सा भी शामिल है। यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात करें तो भरतपुर का केवलादेव पक्षी अभयारण्य और लोहागढ़ दुर्ग किसी से अनजाना नहीं है। केवलादेव अभयारण्य में हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी सर्दियों के मौसम में आते हैं। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि यह अजेय दुर्ग है। इस पर कई बार मुगलों और अंग्रेजों ने हमले किए लेकिन जीत नहीं सके। भरतपुर लोकसभा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। भाजपा ने वर्तमान सांसद रंजीता कोली का टिकट काटकर रामस्वरूप कोली को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामस्वरूप कोली 2004 में बयाना से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। यहाँ की समस्या ट्रेन की है, जो डीग से लेकर के कोसी तक की अगर यहाँ ट्रेन की लाइन निकलती है तो यहाँ व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। इसी तरह से बयाना से वैर भुसावर होते हुए खेड़ली या बांदीकुई तक जुड़ती है, उससे भी हमारे व्यापारियों को लाभ होगा। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर नए चेहरे के तौर पर महिला प्रत्याशी संजना जाटव को टिकट दिया है। संजना ने हाल ही में कठुमर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रमेश खींची से हार का सामना करना पड़ा था। किसान वर्ग हर समस्या से मजबूर है और मेन तो अपने है जो युवा के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए हर चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं, जो यहीं अपना ही क्षेत्र में अगर काम हो तो वो बाहर क्यों जाएंगे। इस बीच चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने दांव खेला है। बसपा ने इस सीट पर अंजला जाटव को मैदान में उतारा है। अंजला पेशे से इंजीनियर हैं और कामा के राफ गांव की रहने वाली हैं। हालांकि बसपा के पिछले चुनाव में रिकॉर्ड को देखें तो वह अपने प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचा पाई है। अगर 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति पर नजर डालें तो इस दौरान भाजपा की रंजीता कोली ने कांग्रेस के अभिजीत कुमार को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों की बात करें तो इनमें भाजपा और कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है। वहीं निर्दलीयों ने 3 जबकि अन्य 2 बार जीते हैं।
भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,12,150 मतदाता हैं। इनमें 11,25,225 पुरुष, 9,86,904 महिला और 21 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भरतपुर में 58.60% मतदान हुआ था। जिला निर्वाचन विभाग इस बार 100% मतदान के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। इसके लिए स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। भरतपुर अगर लोकसभा की बात करते हैं, कुल मतदाताओं के हैं 21,12,000 मतदाता है। और पोलिंग स्टेशंस की बात करते हैं तो कुल 1763 जो हैं भरतपुर में और 231 कठुमर के हैं। इसके अलावा 27 सहायक मतदाता केंद्र हैं। सहायक मतदान जो ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ्स हैं। पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हैं 20,000 हैं। साथ में जेंडर रेशो 878 और ईपी रेशो 637 है। चुनाव में यहाँ के मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ लोगों की मांग है कि भरतपुर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। यहाँ बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा सड़कों का सुदृढ़ीकरण, सुजान गंगा नहर का जीर्णोद्धार और भरतपुर जिले का एनसीआर की तर्ज पर विकास करना प्रमुख मुद्दा है। बात करें भरतपुर के विकास की, तो विकास की दौड़ में तो भरतपुर हमेशा पीछे रहा है। एनसीआर का लोगों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा टीटीजेड की वजह से उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित नहीं हो रहे हैं। बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन टीटीजेड की वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। उद्योग धंधे विकसित हों, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर काम बढ़े। यहाँ बेरोजगारी की जो बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगारों के अवसर मुहैया कराए जाएं। जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उससे आदमी आज बेरोजगार है। भरतपुर से न भी पलायन कर रहा है, इधर उधर नौकरी कर रहा है। अगर भरतपुर में फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो एक रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के चलते आगामी 19 अप्रैल को भरतपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। अब मतदाता किन मुद्दों को लेकर अपने वोट देगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। भरतपुर से कपिल चीमा की रिपोर्ट। अभी आप देख रहे थे जनादेश 24 के अंदर भरतपुर लोकसभा सीट के लिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। और वो कौन से सरोकार हैं जो भरतपुर लोकसभा सीट के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के मतदाताओं के लिए, वहाँ के मुद्दों के लिए हमारे और आपके लिए जानना ज़रूरी है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अब जनादेश 2024 के हम दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे साथ दो ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हम परिचय के साथ स्वागत करना चाहेंगे हमारे दोनों ख़ास मेहमानों का। मेरे सबसे करीब हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा साहब। 5 दशकों से भी लंबा आपका अनुभव है पत्रकारिता का, और उसके अलावा राजस्थान को बहुत करीब से आपने जाना है और एक लंबा अनुभव रखने के साथ साथ आपने राजनीति को भी और राजनेताओं को भी बहुत करीब से देखा है। और उनके बगल के अंदर मौजूद हैं लाल सिंह फौजदार साहब। आप 15 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत करीब से आप भी राजनीति को जानते हैं, समझते हैं। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत बत्रा साहब आपसे ही करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री का गृह ज़िला है, बहुत सारी चुनौतियां उनके साथ हैं। राज्य के मुखिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि उनकी स्थिति और परिस्थिति के अंदर बहुत बदलाव हमने देखा है और इस परिस्थिति के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो 23 और 24 की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो बत्रा साहब आप बताइए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं और वो एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपने गृह ज़िले की भी नुमाइंदगी करते हैं। तो क्या चुनौतियां हैं और उसको किस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, और वो कौन से इंटरेस्टिंग है जो आपको लगता है कि आज के इस लोकसभा चुनाव के अंदर भरतपुर के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्तर पर भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैट्रिक का ये चुनौती भरा खेल है, और इसके साथ साथ राजस्थान में भी ये तीसरा टर्म होगा जब राजस्थान की 25 संसदीय सीटों पर एक ही पार्टी का आधिपत्य होगा। उसकी एक लड़ाई है, ये इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैसे आपने कहा, भजनलाल शर्मा का गृह जिला है भरतपुर, और भरतपुर संसदीय सीट शुरू से ही 1952 में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था रियासतों का, उस समय 2 रियासतें विशेषकर जोधपुर और भरतपुर, इन क्षेत्रों में वहाँ के राज महाराजाओं ने चुनावी राजनीति में अपने आप को सक्रिय रूप से मैदान मारा उन्होंने। और मुझे याद आता है जोधपुर रियासत में महाराजा हनुमंत सिंह ने, उन्होंने पूरे जोधपुर संभाग में
और तत्कालीन कांग्रेस के 32 सीटों में से 28 सीटें उनके समर्थकों ने जीती थी। इसी तरह से भरतपुर संसदीय क्षेत्र में भरतपुर के तत्कालीन महाराजा बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई बच्चू सिंह के नाम से जो लोकप्रिय थे, लेकिन वास्तविक नाम उनका गिरिराज शरण सिंह था, बहुत अच्छे पायलट थे वो, उन्होंने पहला चुनाव जीता, लेकिन दूसरे चुनाव में बाबू राजबहादुर से पराजित हो गए। तो इस दृष्टि से भरतपुर संसदीय क्षेत्र में शुरू के जो 5 चुनाव हैं 1971 तक, वो पाँचों संसदीय सीटें भरतपुर के रियासत के आधिपत्य में रही। उसके बाद से, और जब जनता लहर आई उसके बाद से ये शुरुआत हुई कि सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों ने भी और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2009 से ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई और उसके बाद से 3 चुनाव हो चुके हैं अनुसूचित जाति से। पहला चुनाव रतन सिंह ने 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बहादुर सिंह कोहली, और तीसरी बार जो सबसे अधिक मतों से अब तक का एक रिकॉर्ड है 1952 से और 2019 तक 3,45,000 मतों से रंजीता कोहली चुनाव जीती थी। अब चौथा चुनाव जो है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार घोषित किया है वो पूर्व बयाना संसदीय क्षेत्र के विजेता रहे बीजेपी के बच्चू सिंह कोहली, रामस्वरूप कोहली, और उनके सामने पिछली बार जो कठुमर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 400 वोटों से पराजित हुई कांग्रेस की उम्मीदवार संजना जाटव। इन दोनों का एक संयोग ये भी है, इन दोनों का जन्म स्थान भुसावर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई फौजदार साहब। यकीनन आज के परिदृश्य की तो बात करेंगे, लेकिन लाल सिंह साहब आपसे जानना चाहेंगे भरतपुर की अगर विशेष तौर पर हम बात करें, एक अलग परिस्थितियाँ हैं, एनसीआर के अंदर इसको शामिल किया जाता है, सीमावर्ती ज़िला है, देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से उसकी सीमा लगती है, ब्रज का क्षेत्र है, राजस्थान का पूर्वी द्वार माना जाता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन एक परिस्थिति जो नहीं बदली है, बीते 3 लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे खम ठोका है और जीत हासिल की है। आपको क्या लगता है इस बार जो 3 उम्मीदवार, ये ट्रायंगुलर मुकाबला नज़र आता है या फिर अभी भी मुकाबला आमने सामने का है, और वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जो यहाँ के क्षेत्र के लिए आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बत्रा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य आपको बताता हूँ भरतपुर लोकसभा को लेकर। यहाँ लंबे समय तक राज परिवार का दबदबा देखने को मिला है और संभवतः ये एक ऐसी सीट है जहाँ एक राज परिवार के पिता रूप में सांसद रहे, उनके बेटे सांसद बने, उनकी भतीजी सांसद बनी, उनकी पुत्र वधू सांसद बनी। आप देखिए, बृजेंद्र सिंह यहाँ से सांसद रहे, दिव्या सिंह यहाँ से सांसद रहीं, दीपेंद्र कौर यहाँ से सांसद रहीं और उनके बेटे विश्वेंद्र सिंह यहाँ से सांसद रहे। तो एक ही राज परिवार के लगातार इन जो मैं रिश्तों की बात आपसे कर रहा हूँ, संभवतः राजस्थान में तो एकमात्र राजघराना है जिसके इस तरह के जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ही लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हों। एक बात और मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है, आज भी प्रभाव राज परिवार का है, लेकिन चूंकि अब ये सीट अनुसूचित जाति की चली गई है तो वहाँ से एससी का ही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। लेकिन लगातार जो परिदृश्य जो बदला, जैसे कि आपने कहा कि क्या बदलाव आया, देखो सियासत केवल भरतपुर की बात नहीं है, एक जो बदलाव हिंदुस्तान की सियासत में कहूँ या राजस्थान की सियासत में जो देखने को मिला है, चाहे वो दिग्गज जातियों के इतर उन जातियों को मौका देने की हम बात करें जो अपने आप को राजनीति में हाशिए पे पाती थी, वो 2014 के बाद बदलते परिदृश्य में आप देख सकते हैं। मैं केवल राजस्थान की या भरतपुर की बात नहीं करूँगा, आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं, आप भरतपुर का उदाहरण भी इस रूप में ले सकते हैं कि लंबे समय तक आप देखिए 17 के करीब भाजपा शासित राज्यों में एक भी ब्राह्मण सीएम नहीं था, लेकिन यहाँ भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया। ठीक है, ब्राह्मण को सीएम बनाया गया। और किस ब्राह्मण को सीएम बनाया गया? एक ऐसे कार्यकर्ता को जो जमीनी कार्यकर्ता था, यानी कि जिसने शायद ही कभी अपने जीवन में कल्पना की होगी कि वो कभी मंत्री भी बनेंगे, लेकिन आज सीएम बनाए। तो एक बदलता परिदृश्य। आप देखिए, एक चीज़ और हम चर्चा करते हैं जब बैठते हैं, मैं डिबेट में भी शेयर करूँगा आपसे, कि पहले अंदाज़ा लग जाता था कि साहब फलाने राज्य का ये सीएम बनेगा। आप मुझे बताइए, क्या पिछले तीन राज्यों में जो चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, किसी को पता था कौन सीएम बनेगा? क्या किसी भी सियासी पंडित या राजनीति के जानकार या तमाम जो पत्रकार हम लोग बातें करते हैं, क्या उनको पता था कि नहीं पता था? तो बदलती तस्वीर है, उस बदलती तस्वीर में भरतपुर को जोड़ के आपको बताना चाहता हूँ, इस बार भी चुनाव जो है कमोवेश जो हालात बन रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, वो एक बार फिर हिंदुस्तान का चुनाव फेडरल की तरफ बढ़ता हो जा रहा है। लाल सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चौंकाने वाली राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा बन गई है। वो बीते कई सालों से इसी राजनीति को इस चौंकाने वाले अंदाज के अंदर पूरे देश के अंदर सामने लाती रही है। लेकिन इस चौंकाने के साथ साथ बत्रा साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, कितना चौंकाने वाला चुनाव हो सकता है 2024 का ये लोकसभा चुनाव? आपको क्या लगता है कि बीते 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, पहली बार में 25
और दूसरी बार पिछली बार कहीं ना कहीं सहयोगी के साथ मिलकर के 25 सीटें हासिल की थी। इस बार की चुनौती कितनी ज़्यादा है, जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2 लोकसभा चुनाव में अगर 25-25 हार सामने आई है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस चौंका सकती है, या आपको लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें पहले के जैसी है? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनाव जीते, जो उन्होंने कहा 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2014 में चुनाव जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद 2019 में और अधिक स्पष्ट बहुमत से सत्ता प्राप्त की। और तीसरी बार अब जो प्रधानमंत्री ने एक नैरेटिव बना दिया सारे देश में, भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। उन्होंने इस चीज़ को सहारा किसका लिया? ममता बनर्जी, जो इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख सदस्य थी और कभी कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी मानी जाती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर 40 पार कर जाए तो बहुत बात है, तो उन्होंने 40 में शून्य और जोड़ करके 400 पार। और आज हालत ये हो गई कि 400 पार का एक पूरे देश में माहौल बन गया है कि अब की बार यानी प्रधानमंत्री जिस भी चुनाव रैली में जाते हैं वहाँ हमेशा मतदाताओं से सीधी बात करते हैं अब कि एनडीए 400 पार, यानी जनता जवाब देती है 400 पार। तो ये नैरेटिव बन चुका है। दूसरा, राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में 25 सीटें, जो 2019 का चुनाव था वो जरूर ठीक है कि नागौर सीट एक गठबंधन में थी। इस बार वो गठबंधन के छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते 25 सीटें चुनाव लेकर के लड़ रही है। तो ये मोदी जी के लिए भी ज़रूरी है कि 400 पार का नारा उनको पार करना है। और यहाँ भजन लाल जी के लिए भी, भजन लाल जी जैसे लाल सिंह जी बता रहे थे कि गृह जिला है। दूसरा, इस बार जो उन्होंने कोशिश की है कि पिछली बार 1984 में जब राजीव गांधी चुनाव जीते थे, 50% से अधिक मतों से लोकसभा की सीटें, 414 सीटें एक रिकॉर्ड है। और इस बार जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो आह्वान किया है कि हम हर एक सीटें 5 लाख के मतों से, आज ही जब वहाँ मौजूद थे सीकर में नामांकन रैली को संबोधित करते हुए थे, उन्होंने जो भरतपुर संसदीय क्षेत्र के लिए विशेषकर जो 13 जिलों की योजना है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उसके लिए उन्होंने कहा, और यमुना जल समझौते के लिए कहा, जो भरतपुर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछली बार आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। और भजन लाल ने मुख्यमंत्री पद के आसीन होने के 1.5 महीने के अंदर अंदर इस समझौते को और साथ साथ यमुना नदी जल समझौते को, जो इस बार राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसमें डीपीआर बन चुकी है। कोशिश तो उनकी ये थी भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री से उसका और शिलान्यास करा दिया जाए, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन लोगों को एक विश्वास दिला रहे हैं भजन लाल शर्मा, क्योंकि खुद संगठन के, जैसा भाई लाल सिंह जी ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ता हैं। अभी जैसे प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोटा से आए, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में दरी बिछाने के लिए नहीं आया, लेकिन उसके प्रतीक हैं भजन लाल शर्मा, जो दरी बिछाते हुए और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तीसरी बात कि जो राजनीति का हिसाब है, भरतपुर संसदीय क्षेत्र, चूँकि उससे पहले राज परिवार का प्रभुत्व रहा, सामान्य सीट थी, अब चूँकि अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन वहाँ जातीय समीकरण भरतपुर के हिसाब से इस समय कोली और जाटव 2 कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं। वो कोली समाज से एक सवर्ण वर्ग का सहानुभूति रहती है कोली समाज से, और जाटव को अन्य वर्गों का साथ मिलता है, तो वो निश्चित रूप से चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगा। इन समीकरणों के दावों और वादों के साथ साथ अब ज़रा सरोकार की बात कर लें। फौजदार साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो स्थानीय भी होते हैं और साथ ही साथ क्षेत्रीय भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ हम लोकसभा चुनाव के अंदर अक्सर राजनीतिक पार्टियों को खम ठोकते हुए देखते हैं। आपको क्या लगता है वो कौन से सरोकार है, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव के अंदर हम भरतपुर लोकसभा सीट पर हावी होते देखते हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तिलहन यहाँ पर बहुत प्रमुख रोजगार है, इसके अलावा यहाँ पर खनन का भी काम है, लेकिन बहुत सारी मांगों के साथ बहुत सारे सवाल भी उठते हैं और उनके जवाब चुनाव के दौरान अक्सर सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा के इस चुनाव के दौरान इन सवालों के जवाब टटोलना, तलाशना? देखिए, बिल्कुल मुद्दे हमेशा असर डालते हैं, लेकिन मुद्दे 2 तरह से प्रभावित करते हैं। एक तो जब चुनाव बहुत कांटे का होता है ना, यानी कि कोई पार्टी आपको बहुत आगे नज़र नहीं आ रही है और कांटे का मुकाबला जो होता है, तो स्थानीय मुद्दों का बड़ा असर रहता है। लेकिन जब चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि लोकसभा का चुनाव है और तस्वीर भी जिस तरह की बनती जा रही है, क्योंकि फेस केवल ऊपर वाले देखे जा रहे हैं, नीचे वाले फेस नहीं देखे जा रहे हैं। अब देखिए, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको देता हूँ। 2019 के चुनाव जब मैं रिपोर्टिंग के दौरान कवरेज कर रहा था, मैं कई लोकसभा क्षेत्रों में गया, जोधपुर भी गया।
भरतपुर भी गया, अलवर भी गया। तो आप देखिए कई जगह में अपने प्रत्याशी के साथ, जो मौजूदा प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, उस प्रत्याशी के साथ में चुनाव प्रचार में कवरेज कर रहा था। तो आप देखिए विश्वास नहीं करेंगे कि जनता से जब पूछ रहे थे कि इस बार किसको वोट देंगे, तो प्रत्याशी के सामने जनता बोल रही है हम तो मोदी को वोट देंगे। मैंने कहा भाई आपका यहाँ प्रत्याशी लड़ रहा है, प्रत्याशी सामने, तो इनका नाम बताओ। तो आप देखिए जनता को ये नहीं पता था कि हमारे प्रत्याशी का नाम क्या है, यानी कि मोदी को वोट देंगे। तो ये जिस तरह का एक चुनाव का सिनेरियो बना, अब जो मैं जैसे कि बत्रा जी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दोबारा एक बार फिर आप इसको रणनीति का हिस्सा मान सकते हैं या परसेप्शन बनाना मान सकते हैं, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस तरह लगातार एक सिनेरियो देखने को हिंदुस्तान की राजनीति का लग रहा है, कहीं ना कहीं फिर ये चुनाव 2014 और 2019 को रिपीट करता हुआ, मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ, फेडरल होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ऐसे में जो मुद्दे आते हैं ना, स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालते, मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे रहेंगे वो असर डालेंगे। देखो भाजपा की रणनीति बहुत साफ है, बहुत पहले तय हो गया था कि राम लला का मुद्दा रहेगा। जिस तरह पूरे देश में राममय है, राम की लहर है, भाजपा राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी। 370 का जो नारा दिया है उसके पीछे एक बड़ी वजह है। देखो हिंदुस्तान की सियासत में सहानुभूति का बड़ा असर रहा है। जब सहानुभूति की लहर आई है, जैसा कि जिक्र कर रहे थे 1984 की हम बात कर लें, अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 414 सांसद जिताकर अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड कांग्रेस की झोली में है। जो सांसद जीते उसको तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय राजनीति के मतदाताओं का इमोशनल पर बड़ा असर पड़ता है, सहानुभूति का बड़ा फर्क पड़ता है। राजस्थान की ही बात कर लें उपचुनावों की, जहाँ भी उपचुनाव हुए, अगर आपने किसी नेता की मौत हो गई है, उसके परिवार से किसी कैंडिडेट को चुनाव उतारा है तो चुनाव जीत कर आया, आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। तो अब बीजेपी ने क्या, क्योंकि अब सहानुभूति ऐसा कुछ तो है नहीं इस चुनावों में, और तीसरी बार आपको मैदान में जाना है, आपके खिलाफ इनकम्बेंसी हो सकती है। तो देखिए बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी कमान संभाले हुए राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल को। आप उनके गृह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शुरुआत उन्होंने की बिल्कुल संगठन से जुड़े व्यक्ति रहे, लेकिन आप जिस शीर्ष पद पर पहुंच चुके हैं राज्य के अंदर, आपको क्या लगता है इस चुनाव के अंदर क्या चुनौतियां और किस तरह से उनको पार पाने के लिए उनकी कवायद है? क्योंकि एक नया नेतृत्व है, पहली बार राज्य के अंदर वसुंधरा राजे के सिनारियों के बगैर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? देखिए संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में मैं कह रहा हूँ कि आप समझो, आप कभी मेरा ये कहना है कि यहाँ जो भी दर्शक सुन रहे होंगे, एक बार बस में यात्रा करना, बस में जाके यात्रा करना, या ठेले में जो अपने होते हैं ना ईवी रिक्शा होते हैं, उसमें यात्रा करना, आप जाना, या थड़ी पे चाय पी के बैठना, आप अपनी परिचय के बिना बैठना, एक सामान्य आदमी की तरह बैठना, और जब इस प्रयोग के बारे में बात करना, आपको हो सकता है सियासी पंडित ये कहते हुए नजर आएंगे कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करके अच्छा नहीं किया है, लेकिन आम आदमी आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि ये भी संभव है कि एक वो कार्यकर्ता जो जीवन भर सोचता है कि मैं केवल दरी पट्टी बिछाऊंगा, एक आम कार्यकर्ता जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, आज उसका मोटिवेशन हुआ है साहब, आज वो मन में एक सपने पालकर अब पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, रक्त बहा रहा है, पसीना बहा रहा है। तो मैं इस अंतर को आप बता रहा हूँ कि बिना वसुंधरा की और वसुंधरा के होने का कोई असर है ही नहीं। वसुंधरा साथ है नहीं है कोई मैटर है ही नहीं। जनमानस में यह है कि पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पार्टी ने दिखा दिया है कि नहीं, हम उन चेहरों के मोहताज नहीं है जो अपने आप को ये मानकर चलते थे कि हमारे बिना राजस्थान में सत्ता नहीं लाई जा सकती। उन्होंने बता दिया केवल और केवल कमल के निशान पर संगठन का संगनिष्ठ कार्यकर्ता अगर मेहनत और समर्पण के दम पर मैदान में उतरता है तो भजन लाल शर्मा जैसे सीएम बन सकते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है ना, इसका आप असर देखिए। मैंने फिर कह रहा हूँ, आप जनता के बीच जाके देखना, उनसे बात करना। सवाल मैं बत्रा साहब आपको कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस इस चुनाव के अंदर दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर सक्रिय है। बीते विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी ने हार झेली है, लेकिन आपको क्या लगता है संगठन एक बार फिर सक्रिय हुआ है, और सक्रिय होने के साथ साथ क्या वो सीख हासिल की है जो इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपको लगता है कि वो सुधार सकते हैं? देखिए कांग्रेस इस चुनाव में अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो पार्टी के जो सर्वे सर्वा थे, जिसमें चुनाव की ज़रूरत थी, राहुल गांधी, उन्होंने अपने आप को और साइड लाइन कर दिया भारत न्याय यात्रा आरंभ करके, यानी जिस समय चुनाव की सारी रणनीति बनानी थी उससे अपने आप को अलग थलग कर लिया। दूसरी तरफ राजस्थान की अगर बात करें, क्योंकि हताशा में सरकार चली गई, पूर्ववर्ती सरकार, जबकि इसने दावे किए जा रहे थे कि इतने काम अभी तक नहीं हुए, रिकॉर्ड विकास के नए आयाम स्थापित करने के दावे करती थी पूर्ववर्ती सरकार, लेकिन चुनाव नतीजों ने बिल्कुल स्थिति बता दी कि क्या हालात होने वाले हैं राजस्थान के। और जहाँ तक चुनाव चिन्ह की बात है, अभी चुनावी रणनीति है कांग्रेस की, यानी आप देखिए कि उनको इस बार समझौते करने पड़ रहे हैं, यानी नागौर में समझौता, मेवाड़ में समझौता, कोटा से भी उधार लेकर के इन्होंने किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस से लगातार कब ये संभावना होती जा रही कि भारतीय जनता पार्टी में इतने द्वार खुले हुए कि उन्होंने कहा कि हालत ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नित्य रोजाना
और फेहरिस्त आती जा रही, आज इसने ज्वाइन किया, आज इसने ज्वाइन किया। हालात ये स्थिति हो गई कि जो कैंडिडेट थे, जिनको संभावित कैंडिडेट माना जाता था कांग्रेस की ओर से, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हैं। तो चुनावी रणनीति में कांग्रेस बहुत पीछे जा चुकी है। एक तरह से अगर मैं कहूँ तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आज कांग्रेस चुनाव में हार के कगार पर आ पहुंची है। कहीं ना कहीं चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाना होगा। बहुत संक्षिप्त में फौजदार साहब से जानना चाहूँगा, देश का मतदाता जब मतदान करने के लिए जाएगा पहले चरण के चुनाव के अंदर, और हम बात करें भरतपुर लोकसभा सीट की, तो वो कौन से सरोकार है जिनको ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं देश की पंचायत के अंदर अपने प्रतिनिधि को पहुँचाने के लिए वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, बिल्कुल मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखो, तमाम राजनीतिक दल ये दावा तो करते हैं कि हम राजनीति से ऊपर हैं, लेकिन सच ये है कि हम राजनीति से भी ऊपर नहीं हैं। तो इस लिहाज से चुनाव एक बार फिर भरतपुर का, जैसे गुलाब जी बता रहे थे, वही कोली और जाटव बनाम होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि कोली जाति के प्रति सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का झुकाव रहता है, और उसके चलते कोली जाति को फ़ायदा मिलता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं स्थानीय स्तर पर ये चुनाव हो ही नहीं रहा है, ये फिर फेडरल चुनाव होगा। और जब मतदाता जाएगा तो उसके मन में इस तरह का भाव होगा कि हाँ, आज इन 9 और 10 सालों में एक फ़र्क जरूर पड़ा है। पहले मैं गर्व करता था कि हाँ मैं इंडियन हूँ, आज मैं गर्व करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। अगर ये एक जनमानस का बदलाव हुआ है, एक जनमानस में ये बदलाव देखने को मिला है कि भारतीय होने पर गर्व होना है, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए एक चेंज जिसे कहते हैं। आप पहले जिन चीज़ों को बताने में शर्माते थे, आपकी संस्कृति की वो चीज़ें, वो त्योहार, वो पर्व, आप उनको कहीं ना कहीं देखते हुए शर्माते थे, आज गर्व से कहते हैं। आज आप बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें अपने इस लोकतांत्रिक मूल्यों पर गर्व होना भी चाहिए। बत्रा साहब, आपसे वो संक्षिप्त बातें जो आज के इस दौर के अंदर हमारे और आपके लिए एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए उसके साथ कुछ कर्तव्य हैं, और लोकतंत्र का वो अधिकार जो हमारे और आपके लिए कर्तव्य बन जाता है वो है मतदान का। आपको क्या लगता है कि इस जनादेश के दौरान अगर हम अपने जनता को, अपने दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं, उसके पीछे वो कौन सी बातें उनके लिए जानना ज़रूरी है कि एक नागरिक होने के नाते वो अपनी तरफ से सजग रहें? चुनाव आचार संहिता और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने स्पष्ट रूप से मतदाताओं का आह्वान किया था कि वे एक एक मतदाता वो अपना मतदान करने के लिए अवश्य जाए। निर्वाचन आयोग हर एक स्तर पर नए मतदाताओं को, विशेषकर जो 18 वर्ष का मताधिकार लेकर के जो राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ था, उनका प्रयास है कि हर एक मतदाता, और विशेषकर हम देखें पिछले चुनावों में देखें कि मतदान के दिन कई विशेष सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, और नई युवा पीढ़ी जो है मोबाइल एडिक्ट हो चुकी है, वो इसके माध्यम से मतदान के लिए बहुत प्रेरित हो रही है। और ये कोशिश हो रही है कि अधिक से अधिक मतदान की प्रतिशत बढ़ाया जाए। 90%, 100% मतदान की स्थिति होती है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी लाल सिंह जी ने कहा कि भरतपुर का जो संसदीय क्षेत्र है, पिछली बार अब तक का रिकॉर्ड है 3,18,000 से, वो भी रंजीता कोली, जैसे जातीय समीकरण वाली बात है, वो बात सही है कि ये चुनाव चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बराबर कहा जा रहा है कि ये चुनाव चिन्ह हर एक उम्मीदवार केवल कमल, पार्टी बीजेपी चुनाव चिन्ह कमल, उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं, तो वो स्थिति है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, ये चुनाव फिर कोली और जाटव में हो रहा है, और पिछली बार कोली उम्मीदवार वो 3,18,000 मतों से जीती थी। इस बार चूँकि निर्वाचन आयोग का भी आह्वान है और मुख्यमंत्री का भी है कि एक एक मतदान केंद्र पर और 51% मतदान कराया जाए, अधिक से अधिक ये कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव होगा हार जीत के नए आयाम स्थापित करेगा। यकीनन 2024 लोकसभा का ये चुनाव हमारे और आपके लिए एक चुनौती भी है, और साथ ही साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का मौका भी है। लोकतंत्र के उत्सव के अंदर अगर हम अपनी तरफ से 100% सहभागिता सुनिश्चित करें तो यकीनन हमारा लोकतंत्र पल्लवित होगा, सुरक्षित होगा और ज़्यादा फलेगा फूलेगा। वक्त हो गया इस चर्चा में आप दोनों खास मेहमानों का हम दे बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब बत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस परिचर्चा में शामिल हुए, और लाल सिंह फौजदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले फिर किसी और एपिसोड के अंदर किसी और विधानसभा, लोकसभा और अपने देश के, राज्य के चुनावी सरोकारों से जुड़ी बहुत सारी बातें हम करेंगे जनादेश 2024 के अंदर। फिलहाल मुझीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।